गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ्स का एक सिंपल सा टॉपिक था। उसके अंदर अपन ने एएसटीसी मेथड देखा था। उस एएसटीसी मेथड के कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क के लिए दे रखे थे। वो एग्जांपल्स बेटा ये थे, इनके आंसर अपन एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो आप अपने आंसर एक बार चेक कर लें, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे बेटा। देन नेक्स्ट सबसे पहले है बेटा cos 120। cos 120 को लिखेंगे बेटा 180 माइनस 60, मतलब cos 60। cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 120 जो है वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और ये कैसा है, cos है। इट मींस ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव में आएगी। नेक्स्ट है cos 135, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, ठीक है। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देन नेगेटिव। cos 150 की वैल्यू देखें, cos 150 की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, और cos 30 का मान जो होता है वो आएगा आपके पास √3/2। ये भी 150 है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। cos 180 की बात कर रहे हैं, तो cos 180 को आप लिखोगे cos 180 माइनस 0, मतलब cos 0 की वैल्यू 1, 180 माइनस किया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही, तो नेम वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। cos 210, cos 210 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, और थर्ड में 10 पॉजिटिव रहता है। इट मींस इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। इसको आप लिखोगे 180 प्लस 30, cos 180 प्लस 30, और cos 30 की वैल्यू जो होती है, cos 30 का जो मान होता है वो cos का 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। वैल्यू नेगेटिव में आएगी, देन नेगेटिव। नेक्स्ट cos 225, cos 225 को आप लिखोगे 180 प्लस 45, तो बनेगा cos 45। cos 45 की वैल्यू जो आएगी वो 1/√2। अगेन 225 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो cos नेगेटिव आएगा। cos 240 के लिए लिखोगे आप क्या, 180 प्लस 60, cos 180 प्लस 60, तो वो बनेगा cos 60। cos 60 की वैल्यू जो होती है वो आपके पास आती है 1/2, और 280 थर्ड क्वाड्रेंट में, देन अगेन नेगेटिव। cos 270, cos 270, 180 प्लस 90, cos 180 प्लस 90, तो ये बनेगा आपके पास cos 90, और cos 90 की वैल्यू जो आएगी वो आपको क्या मिलती है, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। cos 300 की बात करेंगे। अब 300 जो आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होती है, cos की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो आपके पास cos 300 से लेके ये सारी वैल्यूज जो आएगी वो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, जो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ रहे हैं। तो cos 300 की वैल्यू जो लिखोगे आप लिखोगे cos 360 माइनस 60, 360 माइनस 60, तो वो बनेगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू जो आती है वो 1/2, 1/2 पॉजिटिव में मान होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा। नेक्स्ट देखिए cos 315। अब cos 315 की वैल्यू जो होगी 360 माइनस 45, ऐसे cos 360 माइनस 45, तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, cos 45, और cos 45 की वैल्यू जो होती है वो आपके पास आती है 1/√2, 1/√2 पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगेन cos 330 की बात करें, cos 330 को आप लिखोगे cos 360 माइनस 30, तो बनेगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू जो आती है आपके पास में √3/2। cos 360, इसको आप लिखोगे cos 360 माइनस 0 या प्लस 0, तो वो बनेगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos -45, इट मींस cos 0 माइनस 45, तो यहां पर ये -45, तो ये भी आपके आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ में cos पॉजिटिव रहता है, तो ये बनेगा cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। ये बनेगा cos 30 की वैल्यू √3/2। ये बनेगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2, और ये cos 90 बनेगा बेटा। क्या बनेगा?
cos 90 बनेगा, और cos 90 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0। cos 90 की वैल्यू 0। तो ये आपके पास cos की वैल्यू आ गई। तो एक बार सुपरफिशियली अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो भी एंगल्स है उनकी वैल्यू अपन ने पॉजिटिव ले रखी है, बाकी सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू, ये देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाली सारी सारी पॉजिटिव है, और इसके अलावा जो भी है चाहे वो सेकेंड में हो चाहे थर्ड में हो, दोनों ही वैल्यू कैसी आएगी आपके पास में, नेगेटिव आई। ठीक है, चले आगे। इसी प्रकार अगर 10 की वैल्यू भी देखें, 10 जैसे लिखा मैंने 10 120 120, तो 120 को आप लिखोगे 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। ठीक है, तो 180 माइनस 60, तो आपके पास ये रहेगा 10 60, और 10 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, √3। अब गौर करने वाली बात वही प्लस माइनस, क्या कि 10 की वैल्यू जो होती है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब 180 टू 270 तक वैल्यू इसकी पॉजिटिव रहेगी, बाकी सभी जगह वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव में रहेगी। अपने पास 120 है तो ये वैल्यू नेगेटिव में रहेगी। नेक्स्ट 10 135, 10 135 को आप लिखोगे 10 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, और वो बनेगा 10 45, 10 45 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -1। 10 150, इसको लिखोगे आप 10 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, तो बनेगा क्या 10 30, और 10 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3, ये भी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, तो 1/√3, ये कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है 10 180 है, आप 180 को आप 180 माइनस 0 लिख लो, तो 10 0 की वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या आएगी, 0। 10 210, 10 210, 10 210 को आप लिख सकते हो क्या 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, और 10 30, ये बनेगा 10 30, और 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। अब यहां जो गौर करने वाली बात है कि एंगल जो है वो 210 है, और 210 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इट मींस 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। 225 की बात करें तो 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 45, और 10 45 की वैल्यू सबको पता है 1। ठीक है, अगेन 10 240, 240 को आप लिखोगे 180 प्लस 60, 180 प्लस 60, तो ये बनेगा 10 60, और 10 60 की जो वैल्यू होती है वो है √3, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट 10 270 की बात करें, 10 270 की वैल्यू जो होगी वो होगी 180 प्लस 90, 270 का मान लिखोगे आप 180 प्लस 90, और 1090, गौर से 1090 जो होता है बेटा वो होता है आपके पास इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट 10 300 की बात कर रहा हूं, 10 300, अब बेटा 300 इट मींस आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, और फोर्थ के अंदर cos पॉजिटिव था, इट मींस ये 10 की वैल्यू अब जो आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, सारी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 10 300 की वैल्यू, 10 300 का मान बेटा, 10 300 का मान और भी इजी, आप इसको लिखोगे 360 माइनस 60, 360 माइनस 60, तो वो बनेगा 10 60, और 10 60 का मान जो होता है वो होता है बेटा √3, बट 10 300 है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, इसलिए आप लोगे नेगेटिव के अंदर। ओके, 10 315 आप लिखोगे 360 माइनस 45, तो बनेगा 10 45, 10 45 की वैल्यू आपको पता है 1, बट फोर्थ में इसलिए नेगेटिव। 10 330, 360 माइनस 30, 360 माइनस 30, तो बनेगा 10 30, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, ये भी वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। 10 360, तो 360 प्लस 0 या माइनस 0 जो भी करते हो आप, तो होगा 10 0, 10 0 की वैल्यू 0। ओके, 10 माइनस 30, 10 माइनस 30, माइनस 30 इट मींस अगेन आप किसमें गए हो, फोर्थ में गए हो, 10 की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, 0 माइनस है, तो आपके पास में ये आएगा 10 माइनस 10 30, 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3, आगे माइनस आ जाएगा, ये माइनस में। नेक्स्ट 10 माइनस 60, ये हो जाएगा माइनस 10 60, 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये होगा -√3। 10 45 माइनस 45, तो ये बनेगा -10 45, तो 45 की वैल्यू 1, बट वैल्यू आएगी नेगेटिव में। 10 90 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है,
इनफाइनाइट। ओके, तो ये इन सब के जो है आंसर। तो आपने जो प्रैक्टिस की है उनसे आप इसको मिलान कर लें। अगर किसी में गड़बड़ लग रहा है तो आप उसको वापस एक बार ट्राई करें, 2 बार ट्राई करें। ये बेटा जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं उनको 2 से 4 बार करना है, बार बार करना है, जिससे ये आपकी हैबिट में आ जाए। और जिन बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से आता है, तो एक बार कम से कम इसको जरूर ट्राई कर लें। ओके, क्लियर? 1-2 बार करने से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बेटा। बार बार जब बार बार चीज को रिपीट करते हो तो इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, और स्पीड के साथ में आपकी एक्यूरेसी भी। हाँ, प्रोसेस अपन को पता है, अपन को आता है कि मैं सॉल्व कर लूंगा, पर सॉल्व करने में अगर आपने जो 1 सेकंड का काम है उसको 10 सेकंड में किया तो आप रैंकिंग में जो है कई बच्चों से पीछे पिछड़ जाओगे। इसलिए आप अपनी स्पीड के साथ एक्यूरेसी अगर बढ़ाना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करें, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ओके, क्लियर? देन नेक्स्ट अपन अपना टॉपिक ले रहे हैं अगला, बेसिक मैथ्स का ही। उसमें अपना टॉपिक आएगा ग्राफ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ग्राफ बेटा ओवरऑल पूरे फिजिक्स के अंदर बेटा हर जगह हर पॉइंट के साथ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और हर बार नीट के अंदर या जेईई के अंदर इस ग्राफ के बेसिस पे भी कई बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलें नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ। तो बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है ग्राफ। ग्राफ भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सरल रेखा भी होगा, परवलय भी होगा, अति परवलय भी होगा, आयताकार अति परवलय भी होगा, चरघातांकी ग्राफ भी होगा, लघु गुणक ग्राफ भी होगा, त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ भी होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है ग्राफ बनते हैं। पर ये ग्राफ है क्या? ये ग्राफ है क्या? ये शो क्या करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है बेटा? अगर उसके बारे में चर्चा करें तो एक सीधी सी बात बता देता हूं मैं कि अपन जो मैथमेटिकल फॉर्मूले जो प्रूव करते हैं या मैथमेटिकल जो फॉर्मूले लिखते हैं उसका आरेखीय निरूपण जो है, उनके जो बीच का संबंध है उसको आरेख द्वारा व्यक्त करना ही बेटा ग्राफ कहलाता है। जैसे आप लोगों ने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां पर अपन को पता है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है बेटा, संवेग के वर्ग के समानुपाती है। बट P को चेंज करने के साथ साथ में E में किस टाइप का चेंज आएगा उसको अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंट जो करेंगे उसी को बोलते हैं ग्राफ बेटा। आरेखीय निरूपण जो होगा वो कहलाएगा आपका क्या? ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो पहला अपन टॉपिक ले रहे हैं इस ग्राफ के अंदर, वो ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। सरल रेखा, अब इसके लिए क्या रिलेशन है, क्या संबंध है वो अपन देखें। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए बेटा, किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए अपने पास 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस लेट कर रखी है, वर्टिकल के अंदर ऊर्ध्वाधर के अंदर वाई एक्सिस लेट कर रखी है। दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको अपन बोलेंगे मूल बिंदु, ऑरिजिन बिंदु, और इसके निर्देशांक होते हैं बेटा 0,0। इधर आपके पास x की वैल्यू होगी और इधर आपके पास में y की वैल्यू होगी। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 1 2 3 4 5 एंड 6। नो डाउट 10 पास आउट है बेटा, इतने जानकार होंगे। ये जो वैल्यूज आएगी इस साइड में पॉजिटिव आएगी, इधर अगर लेता हूं तो नेगेटिव की हो जाएगी, -1 -2, और अपवर्ड पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड जो आएगा वो भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी निर्देशांक है, जैसे आपके पास निर्देशांक आ गया क्या 3,4, तो यहां पर ये x को रिप्रेजेंट करता है और ये y को रिप्रेजेंट करता है। तो x में वैल्यू क्या है 3, y में वैल्यू क्या है 4। ठीक है, इन दोनों को जहां मिलेगा, ये जहां पर ये दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, ये होगा आपका 3,4 का पॉइंट होता है। ऐसा आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर देख रखा है। ठीक है, और अलग अलग x और y की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब जो अपन को करना है वो इक्वेशन को देखते हुए, रिलेशन को देखते हुए उसका सटीक ग्राफ बनाना है बेटा। कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, आप सॉल्व करने की झंझट नहीं रखनी है, केवल उसका रिलेशन देखा, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग उसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा वो आपको बनाना होगा बेटा। ठीक है,
तो यहां पर सबसे पहले अपन ने बात की है सरल रेखा के लिए, और सरल रेखा के लिए जो ग्राफ का संबंध होना चाहिए एक्स और वाई में, वो आपके पास बता देता हूं, वो आता है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, y समानुपाती x, y समानुपाती x। अगर डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो उसके अंदर ग्राफ हमेशा सरल रेखा बनेगा, सीधा सरल रेखा बनेगा बेटा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पावर सेम, कैसे रखे पावर भी सेम होनी चाहिए, अगर यहां पर 2 है तो यहां पर 2 है, यहां 4 है तो यहां पर भी 4 है, तो अब भी सरल रेखा। कंफ्यूज करने के लिए कई बार बच्चों को ऐसे दे देते हैं, y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, तो बताओ बेटा ग्राफ कैसा बनेगा। बच्चा स्क्वायर देखकर कंफ्यूज हो जाता है और फिर सोचता है कि शायद परवलय होगा। नहीं बेटा, सीधा बता दूं, अगर पावर सेम है तो अभी वो पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा। क्लियर? तो रिलेशन जो चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए वो होना चाहिए y प्रोपोर्शनल x, ठीक है। अब इसके लिए जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको अपन देखेंगे बेटा, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के बेसिस के ऊपर ही अपन डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर पाते हैं बेटा। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। इसकी जो मानक समीकरण है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब यहां पर हर एक टर्म की अलग वैल्यू है, जैसे यहां पर y और x तो अपन पहले इंट्रोड्यूस है, ठीक है, कि ये दोनों ही वेरिएबल है। अब वेरिएबल में मैं आपको बता दूं, ये जो वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है। जबकि ये जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, परतंत्र चर है बेटा। इट मींस y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो इसको अपन ने कह दिया स्वतंत्र चर, इसको बोल दिया परतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब यहां पर दो टर्म्स और आ रही है m और c, m और c। ये जो m है वो m रिप्रेजेंट करता है बेटा स्लोप, ढाल, स्लोप या ढाल, या फिर मैं बता दूं आपको, इसको अपन tan थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, tan थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अपन इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं बेटा। जब जरूरत पड़ेगी तो आपको मैं बताऊंगा, इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी लिख सकते हैं। और अगर आप 11th-12th कर चुके हो तो आपको यह भी पता होगा कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप जो होता है वो dy बाय dx भी होता है बेटा, ठीक है। अब यहां पर ये c है, c क्या है, ये c है बेटा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड, अंतःखंड क्या, अंतःखंड बताता हूं, अभी ग्राफ बना के बताऊंगा बेटा। तो अंतःखंड क्या होगा, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0। आप जब x की वैल्यू को 0 पुट करोगे, तो ये तो 0 हो गया। अब ये जब 0 हो गया तो जो y का मान है वही c का मान है, जो c है वही y है। तो मैंने क्या कहा, अंतःखंड या इंटरसेप्ट क्या है कि y का वह मान जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब x की वैल्यू 0 हो जाए तो अंतःखंड क्या होगा कि आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो y इज इक्वल टू c आता है। तो आप कहोगे वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, y का वह मान जब x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप इन सभी टर्म से बेटा जान पहचान कर चुके होंगे कि x क्या है, m क्या है, c क्या है, y क्या है। पहले एक बार वापस से देख लें, m एक वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, दोनों ही चर है, पर ये जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप जो मान चाहे वो रख सकते हो। पर ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि y का मान किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरी बात, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में अंक आएगा या जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन कहेंगे स्लोप, ढाल या tan थीटा। और यही चीज देखिए प्लस c, ये प्लस c जो होती है उसको कहते हैं अंतःखंड, इंटरसेप्ट, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0। x का मान 0 करोगे तो जो y का मान आएगा वही क्या होगा, इंटरसेप्ट। अब इसी को अपन ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें, ग्राफ के अंदर देखें तो वो चीज नेक्स्ट, सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है,
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ओके क्लियर। अब यहां पर देखो इसी ग्राफ को लेके चल लूं, ठीक है, तो मैंने कहा x की वैल्यू 0 करो। अब x की वैल्यू 0 करते हैं तो y इक्वल टू आता c प्लस c, है ना, तो ये प्लस c कुछ ऊपर होगा, यहां पर माइनस c होता तो नीचे होता, माइनस c होता तो नीचे होता, ठीक है। अब दूसरी बात, स्लोप, ये जो m है, ठीक है, क्योंकि सरल रेखा इस पॉइंट से गुजरनी, अब इस पॉइंट से आप ऐसे गुजार सकते हो, ऐसे गुजार सकते हो, ऐसे गुजार सकते हो, तो मैंने सपोज ऐसे गुजार दी ऐसे, तो ये x का मान 0 है, ये y की वैल्यू आ रही है, तो ये y की वैल्यू जो होगी वो इंटरसेप्ट c होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, c होगा, और ये आपके पास थीटा है, ये एंगल थीटा यहां ले लो, यहां ले लो, क्योंकि हर एक बिंदु का जो स्लोप होएगा, ढाल जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, तो आप सीधा सा कह सकते हो कि जो m की वैल्यू है, वो m की वैल्यू वो क्या है, tan थीटा। आपके पास थीटा गिवन होगा तो m फाइंड कर सकते हो, अगर m गिवन है तो थीटा फाइंड कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स m। ये अब जो वेरिएशन मिल सकता है c की वैल्यू में और m की वैल्यू में, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि जो सरल रेखा होगी वो कहां से पास होगी। क्या आप सरल रेखा ऐसे गुजारोगे, ऐसे गुजारोगे, ऐसे गुजारोगे, या यूं गुजारोगे, ये, या फिर ये जो भी सरल रेखा है मैंने यहां ड्रॉ कर रहा हूं, उनमें से कौन सी आपकी इस ग्राफ के लिए सेट होगी, वो डिपेंड करेगा m और c की वैल्यू पर। तो अपन बात करते हैं m और c की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। तो मोटा मोटी एक ही चीज ध्यान रखनी है, जब भी y समानुपाती है सरल रेखा बनेगी, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं करनी, एक सीधी रेखा खींचनी। अब इन सीधी रेखाओं में से कौन सी सीधी रेखा काम आएगी या कौन अपने लिए यूजेबल है, तो वो डिपेंड करेगा m और c के मान पर। तो अपन m और c के मान देखते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखें। तो वैल्यूज की बात करें, पहले बात करते हैं अपन वैल्यू ऑफ m क्या था, tan थीटा, m क्या था, tan थीटा। तो इस m की जो वैल्यूज हो सकती है जनरल, या तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या फिर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, या तो पॉजिटिव मिलेगी या फिर नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो अगर m पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, इट मींस tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा। अभी अपने ESTC मेथड देखा था और उसमें अपन ने देखा था tan की वैल्यू कहां कहां पॉजिटिव आती है, तो अपन ने लिखा था ASTC। तो tan की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट और थर्ड के अंदर पॉजिटिव है। इट मींस अगर आप tan की वैल्यू पॉजिटिव में चाहते हो तो उसके लिए आपके पास जो एंगल होना चाहिए, एंगल, ठीक है, वो लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वैल्यू अगर m की पॉजिटिव है तो आपका एंगल जो भी बनाओगे वो इस क्वाड्रेंट में रहना चाहिए आपका। इट मीन सरल रेखा जो होगी वो ऐसे गुजरेगी, चाहे तो ये गुजार लो, चाहे ये गुजार लो, चाहे ये गुजार लो, ये आपका जो एंगल होगा वो 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। तो इन सब के लिए स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, उन सब के लिए स्लोप की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के केस में क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, और tan की जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो होती है बेटा आपके सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इट मींस इस बार जो आपके पास लाइन पास आउट होगी वो यहां से होगी, जब यहां से पास आउट होगी इट मींस आपका जो एंगल होना चाहिए वो लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90, 90 से ज्यादा और 180 से कम। इट मींस आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो ऐसे पास आउट होना चाहिए, इसमें से और इसमें से, यूं, चाहे आप यूं ले लो, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो। ये इन सब के लिए स्लोप की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। थीटा ग्रेटर देन 90 है, देन m जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। m कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर कहीं आपको इस टाइप का ग्राफ मिल जाए इस कंडीशन में, y की वैल्यू कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू 0 है, इट मींस m जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, स्लोप क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और अगर इस टाइप का ग्राफ आपके पास आ जाता है, ये वाला, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो यहाँ थीटा की वैल्यू जो है वो 90 है, थीटा की वैल्यू 90, इट मींस m इज इक्वल टू tan 90 और tan 90 इट मींस इंफिनिटी। तो इसका ढाल जो है वो क्या है, अनंत है बेटा, ढाल
अनंत है, इसका ढाल 0 है, ये ढाल नेगेटिव होगा जब एंगल 90 से ज्यादा होगा, अगर 90 से कम है तो ढाल पॉजिटिव होगा बेटा। क्लियर? तो ये m की वैल्यू है बेटा, जनरली दो ही काम आने वाली है, या तो पॉजिटिव ढाल या नेगेटिव ढाल। ठीक है, अगर आपकी ढाल 0 है तो वो x x के पैरेलल होगा, x x के पैरेलल होगा, समानांतर होगा। अगर आपकी ढाल अनंत है मतलब y के पैरेलल है और x के क्या है, लंबवत, तो इसकी ढाल क्या होगी, अनंत होगी। ढाल क्या होगी, अनंत होगी बेटा। अरे सीधी सी बात है, अगर मैं किसी बंदे को यहां बैठा दूं तो सीधा नीचे आएगा, और फर्स्ट सरफेस पे अपन खड़े हैं बेटा, यहां पर स्लोप है क्या, नहीं है, तो सीधे खड़े हैं, जैसे जैसे स्लोप बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्लाइडिंग होगी बेटा। ठीक है, तो इसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, अनंत है, इसका स्लोप कितना है, 0 है बेटा। चलें आगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई वैल्यू ऑफ m। अब देखेंगे वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c के मान जो है बेटा, अब c के जनरली 3 ही मान है बेटा, या तो c आपको पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, या फिर c के जो मान है वो बेटा जनरली 3 ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, c आपको पॉजिटिव मिल सकता है, c आपको 0 मिल सकता है, और c इज इक्वल टू नेगेटिव मिल सकता है। इट मीन जो आप इक्वेशन लिखते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जो c है इसके आगे या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या फिर ये होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर आपके c की वैल्यू प्लस में आती है बेटा, c की वैल्यू प्लस में आती है, तो आपका ग्राफ जो होगा बेटा वो हमेशा जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, मतलब c पॉजिटिव में है, तो आपका ग्राफ या तो ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चल सकता है, वो स्लोप पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये c की वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव। अगर c की वैल्यू 0 है तो इट मींस x 0 करोगे y भी 0 आएगा, आपका ग्राफ ओरिजिन से निकलेगा, आपका ग्राफ मूल बिंदु से निकलेगा, या तो u निकालो चाहे u निकालो, स्लोप पे डिपेंड करेगा। ये क्लियर? अगर c की वैल्यू नेगेटिव है, आगे नेगेटिव आ जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको बेटा x 0 करने पे y की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, x 0 करने पे y की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे, ये पॉइंट यहां आएगा, तो ये अंतखंड नेगेटिव होगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे, तो मैंने ऐसे कर दिया, ये c की वैल्यू। कि सर सारे ग्राफ आपने यूं ही क्यों बनाए, पॉजिटिव स्लोप लेट करते हुए, अगर ऐसे बना दो स्लोप नेगेटिव होगा, बट यहां पर ये c पॉजिटिव है, ये c 0 है और ये c नेगेटिव, तो ये 3 मान ही है बेटा, 3 मान ये और 2 मान m के, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो कौन 90 से कम रखना है, अगर नेगेटिव है तो 90 से ज्यादा रखना है। ठीक है, ये स्लोप पॉजिटिव बना रखें, अगर नेगेटिव बनाने तो स्लोप इस टाइप से हो जाए। c का मान अगर नेगेटिव है तो ये वाला, c अगर पॉजिटिव है तो ऊपर, और c 0 है तो ये वाला। हुआ क्लियर? अब अपन आगे बात करेंगे बेटा इस सरल रेखा के जितनी भी कंडीशंस बनती है बेटा, कितनी टाइप से ये लाइंस पास हो सकती है, उन सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, देन नेक्स्ट तो देखना बेटा इधर y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन बन सकती है आपके पास में। सेकंड इक्वेशन y इक्वल्स टू mx बन सकती है आपके पास, c की वैल्यू इसमें 0 है, या फिर y इक्वल्स टू mx माइनस c, ये 3 कंडीशंस बनाई मैंने आपकी। इसके अलावा जो और कंडीशंस बन सकती है y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c, y इक्वल्स टू माइनस mx, c की वैल्यू 0 लेट कर ली, और नेक्स्ट y इक्वल्स टू माइनस mx माइनस c। तो इन 6 इक्वेशंस के लिए अगर ग्राफ देखेंगे कौन सी रेखा कहां से पास होगी बेटा, आपके सामने आप केवल m और c को जज करते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा। तो पहली कंडीशन देखें x y, अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे m की नेचर पॉजिटिव है, c की नेचर भी पॉजिटिव, जब भी c की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उस केस में मैंने आपको कहा था कि ये जो ग्राफ होगा वो आपको y-x के पॉजिटिव में कट करेगा, y-x के पॉजिटिव में कट करेगा। दूसरा, m की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो उस केस में आपका एंगल जो होगा वो लेस देन 90 होगा, इट मींस m की वैल्यू पॉजिटिव, tan की वैल्यू पॉजिटिव, थीटा लेस देन 90, 90 से कम होगा। तो इस टाइप से आपकी ये लाइन पास होगी, ये आपका एंगल 90 से लेस बनेगा। ओके, क्लियर? अब इसी चीज को अगर आगे देखें, इस नेक्स्ट ग्राफ के अंदर जो कर रखा है वो क्या है, ये x,
ये y, c की वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है बेटा, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, इट मींस अगर आप x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू 0 आएगी, c 0 है, इट मींस इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होगी, ग्राफ आपका ओरिजिन से निकलेगा, मूल बिंदु से निकलेगा बेटा, मूल बिंदु से निकलेगा। और m की वैल्यू पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इट मींस एंगल लेस देन 90 होगा, 90 से कम होगा, ये कंडीशन आएगी, थीटा लेस देन 90, c की वैल्यू 0। अगली कंडीशन में देखें, m अगेन पॉजिटिव, स्लोप अभी भी पॉजिटिव है, परंतु यहां देखा जाए ये जो आपका c है वो नेगेटिव में है, इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव में है, इट मींस आपका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस को नेगेटिव में कट करेगा। आपका जो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, वो y को जो काटेगा वो किधर काटेगा, नेगेटिव पोर्शन में कट करेगा, यहां करेगा बेटा ये, तो ये कंडीशन आएगी। स्लोप इसमें भी पॉजिटिव है, तो यहां स्लोप पॉजिटिव है बट c की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू लेस देन 90, थीटा की वैल्यू अगेन लेस देन 90। अब इन्हीं के आधार पे बेटा ये जो नेक्स्ट इक्वेशंस लिखी हुई है, इसमें अगर देखा जाए तो इंटरसेप्ट की वैल्यू सेम रखी मैंने, बट स्लोप जो है इस बार नेगेटिव कर लिया। स्लोप क्या कर दिया, यहां पॉजिटिव था, यहां क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी स्ट्रेट लाइन कहां से पास होनी चाहिए। सी की वैल्यू पॉजिटिव, तो ग्राफ कहां कट करेगा, प्लस में, ये प्लस में। स्लोप m जो है वो नेगेटिव में है, m नेगेटिव में है, जब m की वैल्यू नेगेटिव में है तो आपका एंगल ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, मतलब आपकी जो लाइन होनी चाहिए वो ऐसे जाएगी सेकंड टू फोर्थ की तरफ, इधर ये आपका एंगल, ये थीटा ग्रेटर देन 90, तो इसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव, ऊपर स्लोप पॉजिटिव है, नीचे स्लोप नेगेटिव है। नेक्स्ट कंडीशन में यहां पर भी स्लोप नेगेटिव है, पर इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। x y इंटरसेप्ट 0 है, ओरिजिन से पास होगा, जब ओरिजिन से पास होगा तो ये इस टाइप से एंगल ग्रेटर देन 90, क्लियर। नेक्स्ट अगर देखें यहां पर इंटरसेप्ट के साथ साथ में स्लोप भी नेगेटिव में है, अब स्लोप नेगेटिव में है तो x y c की वैल्यू नेगेटिव में है, नेगेटिव में ले लिया, और स्लोप भी नेगेटिव है, इट मींस एंगल ग्रेटर देन 90, ये ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90, ये सिचुएशन हो जाएगी। तो एक स्ट्रेट लाइन जो बन सकती है वो आपके पास ये 6 लाइंस मैंने आपके सामने ड्रॉ की है। केवल और केवल आप m और c के बेसिस के ऊपर बता सकते हो कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो किस पार्ट में से पास आउट होगी बेटा, क्लियर। चलें आगे, देन नेक्स्ट। हाँ बेटा, इसके एग्जांपल्स देखे बेटा, आपके पास इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को देखकर कैसे उसकी एंगल की वैल्यू और इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, y इक्वल्स टू √3x - 4, √3x - 4, ये इक्वेशन आपके पास में, और आपसे पूछा गया आपको ग्राफ प्लॉट करना y और x के बिटवीन, y और x के बिटवीन। तो ये x, ये y, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx + c, mx + c। तो आप कंपैरिजन करेंगे तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू कंपेयर करें, -4 है, इट मींस इंटरसेप्ट नेगेटिव है। जब इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है तो उस सिचुएशन के अंदर आपका जो ग्राफ होता है वो y के नेगेटिव पोर्शन से कट करता है, ये पॉइंट मान लिया मैंने नेगेटिव, ठीक है। और जो m की वैल्यू है, इंटरसेप्ट के अलावा जो स्लोप की वैल्यू है m है, जो x का प्रोडक्ट है, x का मल्टीप्लाई है, x का गुणक है बेटा, x का गुणक क्या है, √3, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंगल लेस देन 90 होगा, एंगल का मान 90 से कम होगा, या फिर आप इसी को लिख दो, √3 इक्वल्स टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहां से आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ये आपके पास वैल्यू आएगी -4, ये एंगल आएगा आपके पास में 60 डिग्री, क्लियर। तो आपके पास अगर एक इक्वेशन दे रखी है तो इस इक्वेशन से आप डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो क्या, ग्राफ। ऐसी इक्वेशन एक और लेता हूं बेटा, देखना। नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया अपने y इक्वल्स टू -x + 5, इस -x + 5 के अंदर गौर करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे बेटा,
तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि C की जो वैल्यू है वो +5 है, ठीक है। M की वैल्यू जो है M की वैल्यू है -1। तो यहां पर ध्यान देना, जब आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, तो केवल इन दो वैल्यूज को देखना है। C की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस इंटरसेप्ट पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में। X की वैल्यू मतलब सॉरी M की वैल्यू जो है, M की वैल्यू नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप जब नेगेटिव होता है तो एंगल ग्रेटर देन 90, इट मींस लाइन ऐसे पास होगी, ये वाली सिचुएशन आएगी, ये वाली, ठीक है। और यहां पर ये जो एंगल होगा थीटा इज ग्रेटर देन 90। अब यहां अगर आपको एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। आप लिखोगे m इज इक्वल टू tan थीटा और m की वैल्यू आपके पास है -1। और लास्ट क्लास में अपन ने देखा था tan थीटा इज इक्वल टू -1 जो वैल्यू होती है वो आपकी मिलेगी थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री के लिए जो होगा वो मान कितना आएगा, -1 आएगा। तो इस एंगल की वैल्यू आएगी 135। ओके, क्लियर। चलें आगे। तो इस टाइप का कोई भी अगर आपके पास में इक्वेशन देता है तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, m और c की वैल्यू देखें और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट कर लें। एंगल की वैल्यू अगर एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू जो भी m की वैल्यू उसको इक्वल करें और थीटा की वैल्यू भी फाइंड करें। एक दो एग्जांपल और देखते हैं बेटा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल मैंने आपके इक्वेशंस आपके सामने लिख रखी है और इसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन कर्व को जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर इक्वेशंस को देखा जाए, ठीक है, तो इनको मानक समीकरण के साथ तुलना करनी है। अपन पहला एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, फर्स्ट एग्जांपल में जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, 3y इज इक्वल टू √3x + 4। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मानक समीकरण होती है, वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इट मींस y का जो मल्टीप्लाई है वो 1 होना चाहिए, y का जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। बट इस इक्वेशन में देखा जाए तो y का मल्टीप्लाई है 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर और आपके पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू √3x/3 + 4/3। इस 3 को मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इधर पूरी, या फिर पूरी इक्वेशन में 3 को डिवाइड कर लिया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये √3/3 और ये 4/3, ठीक है। अब यहां पर भी इसको और सिंपलाइज कर सकते हो, √3 से ये 3 √3 टाइम्स कैंसिल होगा तो आपके पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू x/√3 + 4/3। अब यहां पर इस इक्वेशन को देख के साफ साफ लग रहा है y प्रोपोर्शनल x से आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वैल्यू देखे c की वैल्यू पॉजिटिव में है, इट मींस ग्राफ जो होगा वो आपको y एक्सिस में पॉजिटिव में कट करेगा। बट स्लोप की बात करें बेटा, स्लोप, ठीक है, m, तो m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू वो आपको मिलेगी क्या, 1/√3, इट मींस पॉजिटिव वैल्यू है बेटा। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो आपका एंगल जो आएगा वो लेस देन 90 आएगा, ये इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएगी 4/3 और ये एंगल थीटा लेस देन 90। अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो आप लिखोगे क्या, tan थीटा इज इक्वल टू m और m की वैल्यू आपके पास है 1/√3, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर। तो इस प्रकार से आप इसको सिंपलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। इस इक्वेशन को देखा जाए, इस इक्वेशन में स्क्वायर भी है, x और y प्रोडक्ट में भी है, मल्टीप्लाई में भी है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, तो इस सिचुएशन में आपको वापस इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अगर इक्वेशन को गौर से देखोगे, इक्वेशन क्या है, xy इज इक्वल टू y² + 6y, y, तो y की एक सिंगल पावर तो हर जगह कैंसिल होती है, तो आपको मिलेगा क्या, x इज इक्वल टू y + 6, एक y, ये y, एक
और एक y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 6 को ट्रांसफर करोगे इधर तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू x माइनस 6। अब देख इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसी है, हाँ बोलो कैसी है, नेगेटिव। अब नेगेटिव इट मींस अंतखंड ऋणात्मक होगा। ठीक है, और स्लोप की बात करूंगा, स्लोप x का मल्टीप्लाई जो है m का मान है 1 और वो भी पॉजिटिव है, तो इट मींस आपका जो एंगल होगा वो 90 से कम होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। ये अगर थीटा की बात करते हो, ये थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी tan थीटा इज इक्वल टू m और m की वैल्यू है यहाँ पर 1, देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पर होगा। क्लियर? ये दो एग्जांपल मैंने करवाए, ये दो एग्जांपल और है, आप सेल्फ ट्राई करेंगे। ठीक है, चलें आगे। देन नेक्स्ट, अब इस एग्जांपल के अंदर बेटा आपको कोई भी एक ग्राफ, उस ग्राफ के अंदर दो ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ए है, एक स्ट्रेट लाइन बी है, तो यहां पर आपसे स्लोप डिस्कस किया जाएगा बेटा, स्लोप के बारे में पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया आपको स्लोप ए और स्लोप बी, दोनों ग्राफों के स्लोप का अनुपात निकाले, ढाल का अनुपात निकालें बेटा, ढाल का अनुपात निकालें। और अपन ने अभी देखा कि स्ट्रेट लाइन में अगर बात करें स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो ध्यान देना बेटा, अगर मुझे स्लोप a अपॉन स्लोप b निकालना है तो आप लिखेंगे क्या, स्लोप a अपॉन b इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा a अपॉन tan थीटा b, tan थीटा a अपॉन tan थीटा b। यहां अगर गौर करोगे थीटा a की वैल्यू, थीटा a की वैल्यू जो है a, ये a ग्राफ है, तो यहां पर थीटा a की वैल्यू ये वाली होगी। ठीक है, इट मींस वैल्यू आएगी 30 डिग्री, tan 30। b की बात करता हूं, b, तो यहां पर देखना b ग्राफ ये है कि सर b के लिए भी 30 नहीं, b के लिए 30 नहीं होगा, आप b के लिए जो एंगल बनाओगे वो x एक्स से बनाओगे, x एक्स से बनाओगे, ये सारे एंगल का मेजरमेंट x एक्स से ही लेना है आपको। तो यहां से जो एंगल आएगा थीटा b, इस थीटा b की वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस 30, इट मींस 60, तो ये आपके पास आएगा tan 60, tan 60। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और भी ध्यान रखनी है आपको, कई बार बच्चा क्या करता है, ऊपर tan 30 नीचे tan 60 है, tan 30 को tan 60 से ये 1/2 से कैंसिल आउट कर लेता है, पर ऐसा नहीं होता है, आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। tan 30 की वैल्यू, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 और tan 60 की वैल्यू जो होती है वो है √3, वो है √3। आप इसको सिंपलाइज करेंगे तो ये √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3, ये आपका आंसर। तो कोई भी ग्राफ देकर अगर आपको पूछता है कि उन पॉइंट्स के लिए आप स्लोप निकालें, तो स्लोप का अनुपात निकालें, तो आप सीधा सीधा स्लोप के लिए tan थीटा वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो यहां a और b के स्लोप का अनुपात आया 1:3, 1:3। आपसे यह भी पूछा जा सकता है स्लोप b अपॉन स्लोप a, स्लोप b अपॉन स्लोप a। तो यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है ये कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको अपना थोड़ा सा लॉजिकल माइंड भी लगाना चाहिए कि सर कैसे, जैसे ये a है और ये b है, ठीक है। अब छोटे बच्चे से भी पूछे कि बेटा ये a का ढाल है, ये b का ढाल है, ढाल ज्यादा किसका है, कि ढाल तो सर b का ज्यादा है, ढाल b का ज्यादा है। तो आपका जो रेशियो आना चाहिए बेटा, आपसे पूछा गया a अपॉन b और b का ढाल ज्यादा है, तो नीचे वाली जो डिजिट आनी चाहिए वो ऊपर वाले के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। या फिर ये कह दो इसका जो अनुपात आएगा वो लेस देन 1 आएगा, 1 से कम आना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर ये पूछता b अपॉन a, b अपॉन a, तो b का ढाल ज्यादा था, a का ढाल कम था, तो उस केस में आपका अनुपात जो आएगा ऊपर वाली डिजिट बड़ी आएगी, नीचे वाली डिजिट छोटी आएगी, मतलब अनुपात जो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। क्लियर? तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देता हूं, आप सेल्फ ट्राई करना। जैसे सपोज
ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री इस एक्सिस से। ये पॉइंट लेट कर लिया ए और ये पॉइंट लेट कर लिया बी, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूछा जाएगा एम ए अपॉन एम बी, ए और बी के स्लोप का अनुपात, ए और बी के स्लोप का अनुपात। तो बेटा यहां पर वही अपना आईक्यू, अपना लॉजिक लगाएं, ए और बी। तो पहले बताओ ढाल किसका ज्यादा, ढाल ये यू है और ये यू है, तो नो डाउट ढाल ज्यादा किसका है, बी का। ए का ढाल कम है, बड़ा वाला ढाल वाला कहाँ है, नीचे है, तो इसका मतलब नीचे वाली डिजिट बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाली डिजिट छोटी होनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन में पहले आप ये चेक कर लें कि इस रेशियो में कौन सा मान आपके सामने है। तो 4 में से हो सकता है 2 ऑप्शन आपके वैसे ही कैंसिल हो जाए और रिमेनिंग 2 ऑप्शन के अंदर आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और केवल एक ही ऐसा सिंगल ऑप्शन मिलता है तो उसे आप टिक कर लें, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहां अगर इसको सॉल्व करना है कोई बड़ी बात नहीं है, एम ए अपॉन एम बी। तो ए की बात करूंगा तो ए के लिए एंगल है 30 डिग्री, tan 30। बी के लिए बात करें, बी के लिए एंगल, तो बी के लिए एंगल कितना हो जाएगा कि सिर्फ 15 डिग्री दे रखा है, तो बेटा 15 डिग्री दे रखा है, पर अपन को जो एंगल मेजरमेंट करना है वो एक्स एक्स से करना है बेटा। कहां से करना है, एक्स एक्स से करना है। इसलिए आप क्या करोगे, ये एक्स एक्स ड्रॉ करोगे, यहां तक ये 30 था, 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 45 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो नीचे वाला जो बी के लिए एंगल आएगा वो क्या आएगा, 45, ठीक है। तो यहां पर tan 30 की वैल्यू नोन है आपको, 1/√3 होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, tan 45 1, तो सिंप्लाइज करोगे तो हो जाएगा 1/√3, 1/√3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, इस टाइप से भी स्लोप का अनुपात पूछ सकते हैं, इस टाइप से भी स्लोप का अनुपात पूछ सकते हैं। और ये ग्राफ जो है केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आप कोई भी डेरिवेशन करेंगे, आप कोई भी टॉपिक करेंगे, वहां पर भी डिफरेंट टाइप के ग्राफ आएंगे, और वहां पर हर ग्राफ का स्लोप जो होगा वो कुछ नई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, नई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, वो भौतिक राशि क्या होगी, वो अगर देखना है तो यहां पर मैं बता दूं कि tan थीटा या स्लोप जो होता था वो था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, y की भौतिक राशि के अंदर x का भाग देना है, y में x का भाग देना है, उससे जो फिजिकल क्वांटिटी बनती है वही उसको शो करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। वो अपन जब टॉपिक करेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट जो ग्राफ की बात करने जा रहे हैं बेटा वो है पैराबोला, और पैराबोला को अपन कहते हैं परवलय, परवलय, परवलय ग्राफ की बात कर रहा हूं। अब परवलय के लिए जो रिलेशन है बेटा y और x के अंदर वो देखें, तो आपके पास परवलय के रिलेशन होना चाहिए y प्रोपोर्शनल x की पावर n, y समानुपाती x की पावर n। अब यहां गौर करके बेटा ध्यान रखना, ये जो n है, n, इस n के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट मींस n का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, पर n नॉट इक्वल टू 1, n का मान 1 नहीं होना चाहिए। क्या क्यों सर, अगर n का मान 1 हुआ तो आपके पास आएगा y समानुपाती x, और y समानुपाती x के लिए ग्राफ बनता है सरल रेखा। क्या बनता है, सरल रेखा। तो यहां पर जो मोटा मोटी बात ध्यान रखनी है वो यही रखनी है, n का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और n का मान 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी मान होगा चलेगा, और 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। कैसे 0 से छोटा हो गया तो क्या फर्क पड़ गया, तो बेटा ध्यान रखना 0 से, तो बेटा ध्यान रखना 0 से छोटे का मतलब होता है नेगेटिव में। ये आपके पास 0 है, इधर जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू, इधर जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू, ये 0 से ग्रेटर, ये 0 से लेस,
ठीक है। जब नेगेटिव में अगर आप कोई n की वैल्यू लोगे, जैसे लिया -1 या -2, तो वो अपॉन में शिफ्ट होगा। अपॉन में शिफ्ट होगा तो वो आपका y और x में व्युत्क्रमानुपाती संबंध बताएगा बेटा। क्या बताएगा? व्युत्क्रमानुपाती बताएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताएगा। ठीक है, तो उस केस में परवलय नहीं बनता है। तो पैराबोला के लिए फिक्स शर्त है y प्रोपोर्शनल x की पावर n, n का मान 1 नहीं होना चाहिए पर 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव मान होगा, नेगेटिव में मान नहीं होगा और 1 नहीं होगा। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ग्राफ जो मिलेगा वो पैराबोला मिलेगा। अब इस पैराबोला ग्राफ की शेप कैसी होती है बेटा? शेप, ठीक है, तो वो अपन देखते हैं। शेप पैराबोला के लिए अब जैसे ही प्रोपोर्शन सिंबल हटाओगे बेटा, प्रोपोर्शन सिंबल हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। देन y इज इक्वल टू kx की पावर n। अब यहां पर ये जो परवलय है, परवलय सदैव उस एक्सिस की तरफ झुकता है जिसकी घात कम होती है बेटा, जिसकी घात कम होती है। तो परवलय सदैव उस तरफ झुकता है जिसकी घात पावर कम होती है। जिसकी पावर लेस होगी परवलय जो होगा उस तरफ झुक जाएगा, घूम जाएगा बेटा। कि सर कैसे? एग्जाम्पल लेके बताओ। तो देखें बेटा, तो परवलय के लिए पहले ही मैंने समीकरण लिए बेटा, एग्जाम्पल लिया आपके सामने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ये x है और ये y, ठीक है, x की वैल्यू और ये y, आप x पुट करोगे y की वैल्यू आएगी। मैंने कहा था परवलय जो होता है वो सदैव उस तरफ झुकता है जिसकी घात कम होती है। तो यहां पर देखा जाए तो x की पावर है 2, y की पावर है 1, तो पावर किसकी लेस है? y की, तो y की तरफ झुकेगा। तो परवलय जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा, इस तरह से कटोरे के रूप में आएगा। कि सर ऐसा ही क्यों बना, ऐसा ही क्यों बना? तो इसके लिए आप देख सकते हैं बेटा, वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। जैसे आपने सपोज x लिया या y लिया, x की वैल्यू आप 0 लें, x की वैल्यू आप +-1 लें, +-2 लें, +-3 लें, +-4 लें। तो आप देखना जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू +-1 लेते हो, +-1, तो +-1 का जो स्क्वायर करोगे बेटा वो आपको क्या मिलेगा? 1। +-2, +2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलता है? 4। +-3 का 9, +-4 का 16, ये +4 का भी स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16। तो यहां अगर गौर करोगे तो यहां जो आप चेंजेस ला रहे हो वो चेंजेस सिंपल 1 का है, जबकि यहां देखोगे तो यहां चेंज ये 1 का, फिर आपके पास 3 का, फिर आपके पास 5 का एंड देन 7 का। ये तो ये डिफरेंस कांस्टेंट है बेटा, बट ये डिफरेंस कंटिन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या सर ऐसे समझ में नहीं आता? ऐसे नहीं आता है तो ग्राफ प्लॉट करके देख लो बेटा। ये x ये y मैंने लेट कर लिया, ये 1 2 3 4, यहां पर -1 -2 -3 एंड -4, और मुझे 16 तक जाना है तो मैंने ये 4 8 12 16 एंड 20, ठीक है, क्लियर। अब इनके पॉइंट्स देखो, 0 पे 0 है, ओके, +-1 पे 1 है, 1। अब यहां ध्यान देना ये 4 है तो यहां पर देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो +1 की वैल्यू भी 1 है, -1 की वैल्यू भी 1, ठीक है। 2 के लिए +-2 के लिए वैल्यू आती 4, तो ये 2 पे वैल्यू आएगी 4, ये पॉइंट यहां आएगा। इसके लिए भी ये पॉइंट 2 के लिए 4 यहां आएगा, ये 2 पे 4, 2 पे 4।
3 पे जो वैल्यू है वो 9, 3 पे ये 8 है, 8 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा ये 9, तो यहां पर कहीं ये आ जाएगा इसके लिए, और यहां पर ये यहां आ जाएगा कहीं ये 9। नेक्स्ट 4 के लिए 16, ये 4 के लिए 16 ये रहा, ठीक ये, और इसके लिए भी ये। तो अगर गौर करोगे तो ये यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा और ये यूं, ये, और ये भी ऐसे, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ, ये ग्राफ उस एक्सिस के अलोंग टर्न करता है जिस एक्सिस की पावर क्या होती है, कम होती है बेटा, ठीक है। स्क्वायर था इसलिए आपने एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव ली चाहे नेगेटिव ली, आपको वाई की वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। पहली बात तो जब y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर होता है तो ग्राफ परवलय बनेगा, और परवलय हमेशा उस तरफ झुकेगा जिसकी घात क्या होगी, कम होगी, ये या फिर ये। क्लियर? चलें आगे। अब इसमें कुछ डिफरेंट चेंजेस किए जाते हैं, उन चेंजेस को अपने समझ से सही करने हैं बेटा, ठीक है। आपको यह पता चल गया कि परवलय बनता कब है, ठीक है, और उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, और वो शेप किस एक्सिस के अलोंग बनेगा वो भी आपको आइडिया लग गया होगा कि जिसकी पावर लेस होगी उस तरफ वो ग्राफ झुक जाएगा, ठीक है। अब कुछ बातें जो है वो लॉजिकल बातें जो है आपको पता होनी चाहिए, वो अब चीजें अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे अलग अलग इक्वेशंस लेके बेटा, अलग अलग इक्वेशंस लेके। तो आप एग्जांपल्स को बेटा गौर से देखें, और हर एग्जाम्पल के लिए आपको पता होना चाहिए कि सर ने ऐसा चेंज किया तो क्यों किया, इसके पीछे लॉजिक क्या है बेटा, वो आपको पता होना चाहिए बेटा। देन नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया था आपने y = x²। अब इसी एग्जांपल में मैं कर सकता हूं क्या, y = -x², y = -x²। अब इस सिचुएशन के अंदर बेटा तुम लोग समझदार हो कि नहीं हो, क्या हाँ सर है। तो अभी तक आपके पास थे जो वैल्यू थी y = x², उसके ग्राफ जो था वो ये वाली सिचुएशन थी। अब आपने क्या कर दिया, आगे माइनस लगा लिया। इट मींस जो वैल्यू जो y में पहले पॉजिटिव में आ रही थी, अब वो सारी वैल्यू किस में हो जाएगी, किस में हो जाएगी, नेगेटिव में। जो पहले ग्राफ ऊपर की तरफ प्लॉट हो रहा था अब वो किधर बनेगा, नीचे की तरफ बन जाएगा। इट मींस आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, y की सारी वैल्यू कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी बेटा। तो आपका ग्राफ आएगा ऐसा। क्लियर? चलें आगे। क्या सर इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं, क्या सर आपने पावर 2 ही क्यों ली, पावर 2 के अलावा भी तो कुछ लो, या x की पावर ही क्यों की, y की तरफ कर दो। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं बेटा y = √x, और एक एग्जांपल लूंगा मैं y = -√x। दोनों को ही देखना है बेटा, दोनों में ही बहुत चेंज है, ठीक है। क्यों चेंज है वो देखना। y प्रोपोर्शनल √x है बेटा, y समानुपाती √x। तो यहां पर घात देखें बेटा, पावर देखें, पावर इसकी है 1 और x की पावर क्या है 1/2। तो पावर कम किसकी है, क्या सर x की है। तो ग्राफ x की तरफ मोड़ लो, और क्या, ये लो, ये x है, पहले u मोड़ रहे थे, अब क्या करो u मोड़। क्या ठीक है सर, आपने x की वैल्यू पॉजिटिव लिया, इधर मोड़ दिया, x की वैल्यू नेगेटिव ले लो और इधर मोड़ दो, x की वैल्यू नेगेटिव लो और इधर मोड़ दो। क्यों ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। तो सर क्या होगा, ये ऐसा होगा। अब ये क्या बात हुई, पहले कटोरा यूं बन रहा था, अब यूं बना दिया आपने, इस तरफ क्यों नहीं बनाया। तो बेटा इन सारे प्रश्नों के उत्तर बेटा गौर से सुनना। पहली बात, आपने x का कोई भी मान लिया, जैसे आपने x की वैल्यू ली 4, ठीक है, तो आप x की वैल्यू रखोगे 4 और इसका क्या करोगे, रूट, क्या करोगे, रूट करोगे। 4 का रूट बेटा, किसका,
4 का रूट। अब 4 का रूट क्या होता है? क्या सर 2? क्यों 2 क्यों होता है? प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो आप x का जो भी मान लोगे उसके लिए उसके 2 मान आएंगे बेटा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो क्लियर हो गया? ग्राफ ऊपर के साथ नीचे वाला भी क्यों बना? क्योंकि x के हर मान के लिए y के 2 मान आएंगे बेटा, एक पॉजिटिव मान और एक नेगेटिव मान। जैसे आपने ले लिया 9, तो 9 का रूट क्या आएगा? प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। तो इस प्रकार से जो है आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या सर x का मान नेगेटिव लो ना सर, इधर जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? जैसे सपोज -4, अब -4 का रूट, -4 का रूट क्या सर प्लस माइनस 2 लिख दो, प्लस माइनस 2 लिख दो। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी प्लस 4 होता है, -4 नहीं होता है। तो यहां ध्यान रखना, ये जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है बेटा, रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो इसकी वैल्यू ये नहीं होगी, ये जो वैल्यू बनती है वो काल्पनिक नंबर बनता है बेटा, इमेजिनरी नंबर बनता है, काल्पनिक संख्या है ये। ठीक है, जिसमें मैथ्स वाले जो होते हैं वो आयोटा लगाकर इसको सॉल्व करते हैं बेटा, पर अपन को यहां उसकी जरूरत नहीं है। तो यहां पर इस x का नेगेटिव मान के लिए किसी प्रकार का कोई भी ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि मैं नेगेटिव में कोई भी मान रखता हूं तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू इमेजिनरी नंबर आएगा, काल्पनिक अंक आएगा, जिसको अपन शो नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसा ही है बट उसमें थोड़ा सा चेंज किया। यहां x की वैल्यू पॉजिटिव थी, यहां x की वैल्यू कैसी ले ली मैंने? कैसी ले ली? नेगेटिव ले ली। तो यहां पर देखा जाए तो सीधी सी बात तुम लोग कह सकते हो कि सर क्या कहें हम, घात किसकी कम है? कि सर x की। ग्राफ किधर मुड़ेगा? x की तरफ मुड़ेगा। अब x की तरफ क्या, अभी तो मोड़ा था सर इधर, अब इधर मोड़ दो। कि सर अभी तो आपने कहा कि x का मान नेगेटिव उसमें पॉसिबल नहीं है, पर यहां देखो बेटा, यहां ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? ऑलरेडी नेगेटिव लग रखा है। अगर आप x का मान पॉजिटिव में पुट करते हो, x का मान पॉजिटिव में पुट करते हो, धनात्मक में पुट करते हो, जैसे आपने पुट किया 4, यहां का कोई 4, ये 4, ये तो ये 4 पुट करते तो ये बनेगा माइनस का 4, रूट के अंदर माइनस का 4 जो इमेजिनरी नंबर होगा। जबकि यही 4 यहां का लोगे -4, तो माइनस माइनस क्या होगा? जैसे ये माइनस था और ये ले लिया आपने -4, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, +4 +4 का हो जाएगा प्लस माइनस 2। इट मीन जो ग्राफ इधर प्लॉट हो रहा था वो अब किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ये तो इस प्रकार से ये परवलय जो होगा वो बन जाएगा। क्लियर? चलें आगे। तो ये आपके पास परवलय। अब इस परवलय में भी और भी चेंजेस किए जा सकते हैं, पावर चेंज किए जा सकते हैं। कि सर कैसे करते हैं? कुछ एग्जांपल्स और बताएं तो और देखें। y प्रोपोर्शनल 2 + x², y = x² - 4, y = √x + 2। अब यह गौर करना बेटा, मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने रखे हैं, 3 एग्जांपल, तीनों एग्जांपल करवा रखे हैं। थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट किया गया, थोड़ा सा उसमें चेंज किया गया, केवल आपको अपना दिमाग लगाना है। कैसा दिमाग लगाना है? वो तो लगाना ही पड़ेगा बेटा। ये y और ये x। अभी तक जो अपन ने परवलय के ग्राफ देखे उसमें डायरेक्ट लिखे थे y प्रोपोर्शनल x² या y = x², y = -x² या y = √x। उसके साथ में कोई टर्म नहीं था, प्लस माइनस में कोई भी टर्म नहीं था, पर इस बार ले लिया मैंने x² + 2। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, उस सरल रेखा के अंदर कहा था y = mx + c। mx के साथ में जो c आता था वो इंटरसेप्ट था। तो बेटा यहां पर भी जो कांस्टेंट वैल्यू साथ में ली जाएगी वो इंटरसेप्ट होगी, अंतःखंड होगा। कि सर कैसे? आप x को 0 पुट करो, y का मान क्या आ गया? 2। तो इसका मतलब आपका जो x0 यहां पर है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2 यहां पर होगी। तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ स्टार्टिंग होगा वो यहां से होगा, जो आप पहले यहां से बना रहे थे यूं, अब वो यहां से बनेगा ये इससे।
क्लियर? ये आपका अंतखंड, पूरा ग्राफ जो होगा वो +2 से ऊपर हो जाएगा क्योंकि उसकी हर एक वैल्यू के अंदर +2 हो रहा है। ठीक है, क्लियर? अब वही चीज यहां देखें, यहां इंटरसेप्ट पॉजिटिव था तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ, यहां इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव में है। अब नेगेटिव इसका मतलब जो पहले ऐड हो रहा था वो अब नीचे चला जाएगा, लेस होगा, -4 हो रहा है। अब -4 हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ आना चाहिए वापस वही कंडीशन, घात कम किसकी है? y की, y की तरफ टर्न करेगा, है ना? पर ग्राफ बनेगा ऐसे, यूं। ये वैल्यू जो होगी वो आपके पास होगी -4। अंतखंड नेगेटिव है, अंतखंड नेगेटिव। और ये जो पॉइंट्स है ये जहां पर y की वैल्यू 0 हो रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है? 0। तो x का क्या मान रखें कि y की वैल्यू 0 हो जाए? x का क्या मान रखें? तो साफ साफ दिख रहा है बेटा ये -4 है, आपको 0 करना है, ये 0 करना है, ये कितना होना चाहिए? 2। x का मान +2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, या फिर यहां पर -2 रखें, -2 का भी स्क्वायर क्या होगा? +4, 4 - 4 0। तो ये जो होंगे वो पॉइंट होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो ग्राफ होगा वो अंतखंड के अकॉर्डिंग जो होगा ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकता है। क्लियर? कि सर वहां पर भी अंतखंड है, हाँ है ना, तो उसमें कैसे बनाएंगे? तो उसको देखो, एक क्षण के लिए इसको भूल जाओ बेटा, इसको भूल जाओ। ये अभी बनाया था आप लोगों ने, हाँ सर बनाया था, ये x है और ये y। क्लियर? यहां से इसका ग्राफ कैसा बना था? पावर किसकी कम है? x की, तो ग्राफ x की तरफ मुड़ेगा और आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बना था ऐसे। अब क्या हुआ? अब अंतखंड आ गया। अंतखंड आने का मतलब +2, इसका मतलब इसके हर एक मान के अंदर 2 जुड़ेगा, हर एक मान के अंदर 2 जुड़ेगा। आप x का मान 0 पुट करोगे तो आपको y कितना मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, पर अभी तो x का मान 0 तो y का मान भी क्या है? 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट होना चाहिए इस ग्राफ के लिए वो कितना होना चाहिए? x 0 करूं तो y क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। जब ये 2 होना चाहिए तो 0 का होना चाहिए, 0 का होना चाहिए। क्या सर 2 स्टेप नीचे? ये कहीं यहां होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका x भी यही होना चाहिए, ये। तो आपका ग्राफ जो होगा वो इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। कि सर ये कौन सा पॉइंट है? ये। अब यहां पर x का मान देखो, आप x का मान क्या पुट करो? जैसे आपने x का मान पुट किया 4, क्या पुट किया? 4। तो यहां जब x का मान 4 पुट करोगे, ये 4 + 2, तो x की वैल्यू जो होती है √4 की जो वैल्यू होती है, सॉरी √4 की जो वैल्यू होती है वो आएगी आपके पास +-2 और ये +2। अब यहां देखा जाए तो प्लस तो ये +4 बन जाएगा, -2 + 2 वो क्या बन जाएगा? 0। तो 2 मान हो गए। एक तो निर्देशांक ये आ गया आपके पास 4,0 और एक आपको मिल गया क्या? ये वाला पॉइंट 4,4 ये। तो इस टाइप से आपका ग्राफ जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? चलें आगे, कुछ एग्जांपल्स और देता हूं बेटा मैं, जिसमें आपके ब्रेन की प्रैक्टिस होगी बेटा। आप कुछ सोच के लिखें। ये कुछ इक्वेशंस लिखी हुई है, इन इक्वेशंस के लिए आपको वापस वही परवलय ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगाना है और जो भी आंसर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें बेटा। ठीक है, जरूर आप अपनी तरफ से प्रयास करें बेटा, आपका आंसर आएगा, तो प्रयास करने पे आएगा बेटा। ठीक है, इनमें से ये वाला जो है ये आपको मैं बताता हूं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको और लगाना होगा। क्या चीज है वो देखेंगे बेटा, क्योंकि अपने स्क्वायर वाली पावर देखी, 1/2 वाली देखी, उसके अलावा पावर नहीं देखी, तो वो थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट। जैसे आपके पास इक्वेशन आ गई y = x³, तो कि सर ये तो बहुत ईजी है, पहले पावर 2 थी अब 3 हो गई, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। आपको पहले भी बताया था क्या, परवलय हमेशा उस तरफ झुकता है जिसकी पावर क्या होती है? कम होती है। परवलय ये घात कितनी? 1 रख रहा है, ये घात कितनी रख रहा है? 3 रख रहा है, तो इसका मतलब घात कम किसकी है? इसकी। तो ग्राफ किस तरफ झुकेगा? इस तरफ झुकेगा। तो आपका ग्राफ आएगा इस टाइप से, इस टाइप से। x का पॉजिटिव मान लेने पर
जब x का मान आप नेगेटिव लेंगे बेटा, क्या लेंगे? नेगेटिव, तो नेगेटिव लेंगे तो कैसे बना लो ऐसे, गलत बात नहीं। अब ऊपर नहीं कैसे, अभी तक तो ले रहे थे, अब क्या है? अब देखो बेटा पावर क्या है, पावर क्या है कि पावर 3 है। तो बेटा जब पावर 3 है तो आपको भी पता होगा, अगर -2 का क्यूब करोगे आप, -2 का क्यूब करोगे तो -2 का क्यूब क्या आएगा? -8। -1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? -1। इट मीन्स पावर जो है बेटा विषम के अंदर है, आप x का मान नेगेटिव लोगे तो y का मान भी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आपका ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, इस बार ग्राफ नीचे जाएगा। y के मान कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। तो आपका ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ये कि सर पहले तो, अरे पहले पावर क्या थी? 2, सम थी, ठीक है। सम पावर जब भी होगी आपके पास में तो आपका वैल्यू जो आएगा वो y का हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वैसा बनेगा। पर अगर विषम के अंदर पावर दे रखी है तो उस केस में आधा भाग, जब x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव होगा, जब x नेगेटिव तो y भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? चलें आगे। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है कि जब ये रिलेशन दे रखा है तो उसमें पावर कैसी है। सम की पावर है तो दोनों ही मान एक तरफ होंगे, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर विषम है तो आपको प्लस भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा। क्लियर? ठीक है। तो इस प्रकार से आप परवलय के जो है वो क्वेश्चंस कर सकेंगे बेटा, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, गौर करना। ये सरल रेखा बनाई, इस सरल रेखा के लिए आपके पास इक्वेशन आती है y = x, y = x। अब यहां पर गौर करना, अगर ये वैल्यू 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आएगी। y की वैल्यू भी क्या आएगी? 1। अब गौर करना, ये अब ध्यान देना, इधर y समानुपाती x था तो आपको सरल रेखा मिल गई, 45 डिग्री पे मिल गई। बट जैसे जैसे आप क्या करते हो, x की पावर को बढ़ाते हो, x की पावर को बढ़ाते हो, वैसे वैसा आपका ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस की ओर ज्यादा झुकता है। 1 से घात बढ़ानी शुरू करोगे, 1 से आप 2 कर दिया, 2 से 3 कर दिया, 3 से 4 कर दिया, तो वैसे वैसे ये इसकी तरफ क्या होगा? झुकेगा। और अगर आपने क्या किया, इसकी घात को कम कर दिया, इसकी घात को क्या किया? कम किया। कि सर कैसे? जैसे आपने कर दिया अगर आपने पावर को और कम कर दिया तो आएगा y = x की पावर 1/4। मतलब जैसे जैसे आप पावर को और कम करोगे वो उसकी तरफ और ज्यादा झुकेगा, पावर को जितना ज्यादा बढ़ाओगे वो उसकी तरफ उतना ही ज्यादा झुकेगा। तो ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए बेटा, लॉजिकल बात है। एक बार देखोगे, 2 बार सोचोगे, समझ में आएगा, ठीक है। चले आगे। तो ये आपके परवलय के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के ग्राफ के समय कैसा प्लॉट किया बनता है वो अपन ने देख लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स जो है जो फिजिक्स से रिलेटेड है बेटा, फिजिक्स के किसी इक्वेशन से रिलेटेड है, वो अपन देखते हैं। सिंपल वाले देखते हैं, एकदम सिंपल वाला। इस ग्राफ से रिलेटेड एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसके ग्राफ अपन को कई बार बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है गतिज ऊर्जा, वो आपके पास आता है बेटा 12 mv², या मोमेंटम की टर्म्स में लिखें, संवेग के पदों में लिखें तो यहां लिखा जाता है p²/2m। p²/2m मैं आपको बता दूं, p जो है संवेग है, मोमेंटम है, m × v, ठीक है। अब यहां पर अलग अलग ग्राफ प्लॉट करने को कहते हैं आपको, P और काइनेटिक एनर्जी के बिटवीन, p² और काइनेटिक एनर्जी के बिटवीन, रूट काइनेटिक एनर्जी और P के बिटवीन। फॉर्मूला एक है, बट यहां पर मैंने 3 अलग अलग कंडीशंस के अंदर बेटा आप लोगों से ग्राफ पूछा है। काइनेटिक एनर्जी और P के बिटवीन, काइनेटिक एनर्जी और p² के बिटवीन, और रूट काइनेटिक एनर्जी और P के बिटवीन।
ये ग्राफ आपसे पूछे गए हैं बेटा। अब इनको कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां देखो बेटा कैसे करोगे, एक बार गौर से। जैसे आपके पास रिलेशन क्या है कि सर हमारे पास रिलेशन तो ये रहा, ये। अब इस रिलेशन में देखा जाए तो गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहां वेरिएबल किसको माना गया है, p को। तो 2m क्या हुआ, कांस्टेंट। तो आप क्या करो, इसको एक बार छोड़ दो। तो गतिज ऊर्जा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर, ये रिलेशन है। इंटरसेप्ट में कोई है क्या, प्लस माइनस में कोई है क्या, नहीं है। इट मीन्स आपका ग्राफ जो होगा, जब आप मोमेंटम 0 रखोगे तो आपका ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्लियर सर, क्लियर। दूसरी बात देखना, यहां पर इस गतिज ऊर्जा को मैंने जो लेट कर रखा है वो कहां पर लेट कर रखा है, वाई एक्सिस पे। कहां पे लेट कर रखा है, वाई एक्सिस पे मान रखा है। तो मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूं किससे, वाई से। क्लियर। ये P, इस P को मैंने कहां पर माना है, P को बेटा, P को कहां पे माना है, इस P को। इस P को सर आपने क्या x एक्स पे माना, तो x मान लो। और ये स्क्वायर, अरे स्क्वायर को भी ले लो साथ में। तो आपके पास क्या आ गया, y समानुपाती x स्क्वायर। जब y समानुपाती x स्क्वायर, देन आपका ग्राफ कैसा बनेगा, परवलय। परवलय किस तरफ मुड़ता है, किस तरफ मुड़ता है, जिसकी घात कम होती है। घात कम किसकी है, इसकी। तो किधर टर्न करेगा, इधर। तो आपका ग्राफ ऐसे टाइप से आएगा। यही चीज इसमें देखें, रिलेशन वही है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर। अब यहां काइनेटिक एनर्जी को आपने कहां पे लिया, कि सर इसको तो वाई पे ले रखा है, पी स्क्वायर। बेटा गौर से देखना, ये पी स्क्वायर, इस बार पी स्क्वायर को आपने लेट किया है कहां पर, एक्स एक्सिस पे लेट किया है। तो इस पी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे। तो आपके पास क्या आया, y समानुपाती x। और y समानुपाती x के केस में ग्राफ कैसा बनता है, सरल रेखा। कैसा बनता है, सरल रेखा। नेक्स्ट अगर देखें, ये यहां पर भी रिलेशन वही है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p स्क्वायर। पर यहां रूट काइनेटिक एनर्जी है बेटा, तो इसको रूट की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो रूट की टर्म्स में, वर्गमूल की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लिया तो ये तो हो गया आपके पास में क्या, काइनेटिक एनर्जी का रूट, और ये पी स्क्वायर का रूट हो जाएगा P। तो यहां पर ये बन जाएगा आपको, ये लेट कर रखा है आपने कहां पर, y पर, और x एक्स पे क्या लेट कर रखा, P। ये तो ये वापस वही कंडीशन आ गई, y समानुपाती x। तो यहां पर ग्राफ कैसा आ जाएगा, सरल रेखा। ग्राफ कैसा आ जाएगा, सरल रेखा। तो देखो, एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन, ठीक है। पर आपको एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको इस फॉर्म के अंदर ग्राफ पूछा जा सकता है, इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर इस फॉर्म में पूछा जा सकता है। फॉर्मूला वही है। आप क्या याद करोगे, क्या रट्टा मारोगे, इसको रट्टा मार के याद करोगे, या इसको करोगे, या इसको करोगे। हो सकता है कल दूसरा रूप और दे दे। तो आपको लॉजिकल सोचते हुए ही इन क्वेश्चन को अटेंड करना है बेटा। क्लियर। चलें आगे। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए, बहुत ही अच्छे और बढ़िया। एक एग्जांपल तुम्हारे लिए होमवर्क की फॉर्म में दे देता हूं, वो आप सेल्फ ट्राई करें। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। यहां पर ए बी सी डी 4 पॉइंट ले रखे हैं, और आपको स्लोप का सही क्रम बताना है। ए बी सी व डी पॉइंट्स पर ढाल का सही क्रम बताना, सही करेक्ट ऑर्डर बताना है कि किसका ढाल कम है, किसका ढाल ज्यादा है। आप ढाल को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एम से। एम ए, एम बी, एम सी और एम डी। इसमें परफेक्ट रिलेशन बताना है, ग्रेटर देन या लेस देन कौन है। चलें आगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ये x, ये y एक्सिस, आपको ग्राफ दे रखा है ये वाला। ये यहां पर ये a पॉइंट, ये b पॉइंट और ये c पॉइंट। अब यहां पर a, b और c, इन तीनों पॉइंट के लिए ढाल का सही क्रम देखना है बेटा। क्या करना है, ढाल का सही क्रम देखना है कि इसका सही परफेक्ट क्रम क्या है। तो ढाल के क्रम के लिए देखें बेटा, ढाल मतलब m, तो आपको रिलेशन निकालना है किसमें, एम ए, एम बी एंड एम सी में। एम ए, एम बी एंड एम सी में। तो यहां देखो बेटा कैसे करोगे,
ढाल m इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो आप डायरेक्ट टेन थीटा से देख सकते हैं, किससे देख सकते हैं, टेन थीटा से देख सकते हैं। तो यहां पर देखो इसका एंगल देखोगे ये थीटा, ये थीटा ए, फिर आप देखोगे ये थीटा बी, और ये आप देखोगे थीटा सी। तो नो डाउट आप बेटा इतना तो गौर कर ही सकते हो कि यहां पर थीटा सी की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है, फिर थीटा बी की, और फिर थीटा ए की। तो यहां पर अगर तुम लोग इस परवलय के लिए देखोगे तो परवलय के लिए जो इनिशियल ढाल है, ये ढाल की वैल्यू कम है, स्लोप की वैल्यू कम है, फिर स्लोप बढ़ रही 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 है। तो इस परवलय के अंदर स्लोप का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान होना चाहिए कि एम सी इज ग्रेटर देन एम बी इज ग्रेटर देन एम ए, ये रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आएगा। तो ढाल का क्रम जैसे से आपका x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इसका ढाल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसी ग्राफ के अंदर अगर इसको ऐसे ना देकर इस टाइप का दे दे ढाल स्लोप, बेटा ये वाला ग्राफ दे दिया ऐसा, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इनकी ढाल का सही क्रम देखें बेटा, ढाल का सही क्रम देखें तो ये बेटा दिखती बात है। फिसल पट्टी, छोटे बच्चे फिसल पट्टी खाते ही हैं, है ना। तो यहां देख लो ये ढाल ज्यादा है, ये फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। और एंगल के अकॉर्डिंग देखना चाहो तो इसका एंगल सबसे लेस है, फिर इसका ज्यादा है, और सबसे ज्यादा इसका है। तो आपको नो डाउट पता होना चाहिए एम ए इज ग्रेटर देन एम बी इज ग्रेटर देन एम सी। सबसे कम ढाल जो है वो इसका है। क्लियर। तो कौन बढ़ने के साथ साथ ढाल बढ़ता है, कौन घटने के साथ साथ ढाल घटेगा बेटा। ठीक है। तो आज अपन ने देखा बेटा सरल रेखा और सरल रेखा के साथ में परवलय, ये दो ग्राफ देखे, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में हर जगह बार बार यूज आएंगे। एग्जाम्पल्स भी अपन ने बहुत से देखे, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं, तो आप उनको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं तो आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और अपने रिजल्ट को जो भी आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें बेटा, जिससे मुझे पता चले कि आप किस प्रकार से उनको हल कर रहे हैं बेटा, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर नेक्स्ट ग्राफ लेंगे अपन हाइपरबोला, अति परवलय। ओके।